चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की हर दूसरे रविवार होने वाली ये हमारी 306 बैठक है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों के संबंधित विषयों पर हम लगातार आपके समक्ष विषय लेकर आते रहे हैं, चर्चा करते रहे हैं और हम प्रयास करते हैं कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो सके जहां हर बच्चा सुरक्षित रहे और हर बच्चे अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों और दायित्वों का भी उनको बोध रहे, उनका भान रहे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हम हर जगह हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों की बात करता है लेकिन अपने अधिकारों की बात कोई नहीं करता है। अधिकारों की बात सभी करता है, सॉरी, कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। इसी सिलसिला में अगर हम कर्तव्यों की बात करें तो अनुशासन एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य के जीवन में हर परिस्थिति में, हर स्थिति में उसको आगे आने के लिए सहायता करता है। हम सुनते आ रहे हैं कि एक अच्छा अनुशासित जीवन जिएंगे तो आप लंबा जिएंगे, पढ़ाई लिखाई में आप अनुशासन रखेंगे तो आप सफल होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की सफलताओं के लिए या हमारे जीवन के कठिनाइयों को दूर करने में डिसिप्लिन या अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। बचपन से हम सुनते आए थे, जब हम स्कूलों में जाते थे जब विद्यार्थी, तो आचार्य जी या जो हमारे शिक्षक होते थे वे हमें डिसिप्लिन के बारे में बताते थे। समय से उठो, समय से जगो, समय से काम करो, समय पे पढ़ो। ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे एक लाइफ का हिस्सा होती चली गई थी। आज की जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी, उसके साथ जो समस्याएं हैं, उठते ही सबसे पहले हम मोबाइल उठाते हैं। कोई खाने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, घर आने का समय नहीं है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे धीरे धीरे हमारे जीवन से अनुशासन की कमी होती चली जा रही है, जिसका परिणाम भी हम सामने देख रहे हैं। दुनिया भर की बीमारियों से लेकर के समाज में इतनी प्रकार की कुरीतियां आ गई हैं जो भारतीय दर्शन में या भारतीय समाज में कभी नहीं होती थी। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य जी किशोर मंगलूरकर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, एक लंबा अनुभव है आपका, बच्चों के जीवन में मार्गदर्शक के रूप में आप काम करते रहे हैं और 7 मई 2015 में आपने प्राचार्य का पद संभाला था और 2025 में आप सेवानिवृत्त हुए। तब से लेकर लगातार बच्चों के जीवन को सुधारने के काम में आप लगे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं कि आज का हमारा जो विषय बालकों के जीवन में या हमारे जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, उस पर अपनी बात रखें। किशोर सर। धन्यवाद एवं सभी को सादर नमन। डॉक्टर चौबे साहब, डॉक्टर शर्मा जी, श्यामल राव जी और जो प्रतिभागी ब्रजेश जी मुझे दिख रहे हैं, धनंजय जी दिख रहे हैं, तो आप सभी को यथा योग्य मेरा सादर नमन। आज का हमारी चर्चा का विषय है बालकों के जीवन में अनुशासन का महत्व। बहुत गंभीर और ज्वलंत विषय है। मैं सोचता हूं कि जब से हमारा ये आधुनिक समाज विकसित हुआ है तब से ये एक विकराल समस्या रही है। तो सभी प्रतिभागियों को पुनः एक बार नमन। इस सप्त शब्दीय वाक्यांश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द जिसने मुझे अपील किया या जिसने मुझे हैमर किया मेरे दिमाग पे, वो दो शब्द है। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है अनुशासन और दूसरा जो शब्द है वह है जीवन। जीवन, अब मेरा स्वयं से प्रश्न है कि जीवन ही अनुशासन है या अनुशासन ही जीवन है। बड़ा वैध वाक्यांश है ये। यदि इस जीवन का प्रारंभन कच्ची अवस्था से हो तो अनुशासन का महत्व इस बालवय को पुष्पित, पल्लवित और सुगंधित करता है और इसका सुगंधमय किया जाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी मिट्टी की भांति जिस मिट्टी को गीला कर कुम्हार उसका लोंधा बनाता है, जिसको हम लेई कहते हैं। देन आफ्टर उस लेई को एक चाक पे रखता है और उस चाक पे रखने के पश्चात वह उसको एक शेप देता है। कल्पना कीजिए वो जब शेप आता है, घड़े के रूप में आता है और वह हमें शीतलता प्रदान करता है। मेरी आवाज सब तक स्पष्ट जा रही है ना? कोई एक हाँ कह दीजिए जी, तो क्लियर हो जाएगा। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके।
आप कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा कोई, हम सब लोग कुम्हार हैं समाज के, जो कि ऐसे ही तिफल को हम लोग एक शेप देने का काम करते हैं। कोई डॉक्टर के रूप में, कोई इंजीनियर के रूप में, मैं एक शिक्षक के रूप में था, लगभग 4 दशक की सेवाएं रही, तो कुछ आज अनुभव शेयर करूंगा। हो सकता है कि मेरी बातें लयबद्ध ना रहे, उसके लिए बीच में ही मैं सभी अपने विद्व साथियों से, विदुषियों से बीच बीच में क्षमा के शब्द निकलते रहेंगे, क्योंकि बेसिकली जो मेरा स्वभाव है। तो आप कल्पना करें कि अगर वो मिट्टी तैयार है, वो पानी तैयार है, वो चाक तैयार है, वो कुम्हार तैयार है, लेकिन इसका कहीं यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इट नीड सम डिसिप्लिन। इसको भी किसी न किसी अनुशासन की आवश्यकता है। मथना है, कूटना है, उसको हाथों से थप्पी देना है। तो एक एक निश्चित लक्ष्य स्थापित नहीं हो पाएगा यदि वो अनुशासित नहीं रहा अपने कर्तव्य के प्रति या अपने कर्म के प्रति। कर्म कर्तव्य एक ही बात है, शायद कर्म से ही कर्तव्य बनाए और कर्तव्य से ही कर्म बनाए। अब आप सोचिए कि अनुशासन मुक्त जीवन और अनुशासन युक्त जीवन का मैंने एक बात यहां कह रहा हूं। सामान्य सी बात है कि अनुशासन का अगर हम संधि विच्छेद करें, अनु और शासन, अनु के कई मायने हो सकते हैं। फॉलो करना, किसी की बात ग्रहण करना, किसी को सुनना, किसी अच्छे विचार को अगर हम सुन के आए उसको आत्मसात करना, मनन करना। ये तो हो गया हाफ पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन, अनु। वेयर इज शासन मतलब एक निजाम, एक व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिससे कि जो इंडिविजुअल, जो वैयक्तिक उसको फॉलो अप करता है, वो निश्चित एक लक्ष्य या एक टारगेट पे पहुंचता है। तो अनुभव, ज्ञान या अच्छी बातों को, या हमारे फादर कहा करते थे स्वाध्याय स्वाध्याय करो, तो ये एक प्रकार की व्यवस्था है। शासन यानी राज्य शासन, संघीय शासन नहीं। एक व्यक्ति का भी शरीर अगर हम एक मशीन के रूप में देखें तो उसका अपने एक शासन है, उसकी अपनी एक व्यवस्था है। तो ऐसे इसी के कारण या इसी व्यवस्था के कारण हम देखते हैं कि कुछ व्यक्तित्व अत्यधिक चमकदार होते हैं। कुछ व्यक्तित्वों में भाषा का भरपूर प्रयोग करने का सामर्थ्य होता है। शायद मेरे में उतना नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आप में कई गुणीजन बैठे हैं, शायद इनकी भाषा भी बहुत समृद्ध होगी, क्योंकि उन्होंने भाषा को अनुशासित किया अपने जीवन में। तो जो बात मैंने कहा ये रूप में कि जीवन अनुशासन है या अनुशासन जीवन है, इसका भेद कर पाना बड़ा मुश्किल है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है, बहुत कठिन चीज है। वैसे हमको दिखने के लिए ऐसा लग रहा है कि कितना सरल टॉपिक है, लेकिन जब मैं इस पे स्क्रिप्ट लिखने बैठा तब मुझे समझ आया बड़ा कठिन है, क्या चयन करूं और क्या ना करूं। तो ये तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब किसी व्यक्ति विशेष अपनी बाल्यावस्था से गुजरता। आज इसमें से जितने लोग बैठे हैं, मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं और उसका उत्तर अपने आप में ढूंढूं तो ये निकलता है कहीं ना कहीं बाल्यावस्था ने ही, या बाल्यावस्था की उन छोटी छोटी बातों ने जो हमको हमारे टीचर्स ने बताई हैं, पेरेंट्स, माता पिता ने बताई है, या उस समय एक दौर था कि हमारे मोहल्ले पड़ोस के बुजुर्ग भी कह दिया करते थे, क्यों कहाँ घूम रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। वो भी एक खौफ था समाज में, एक पॉजिटिव खौफ था, या हम कह लें उसको एक मर्यादा का बंधन था कि बगल वाले अंकल भी हमको देख रहे हैं। तो एक वो दौर था। अब जैसा कि अभी हमारे सर ने शुरुआत में ही कहा कि बाल्यावस्था में
अगर हमने समय का सदुपयोग कर लिया तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखानी, कच्ची उम्र में ही यदि हमें उस कुमार की थप्पियां हमारे मिट्टी के लोंधे पे नहीं पड़ी तो हमारा व्यक्तित्व कैसे विकसित होगा, कल्पना कीजिए। एक दूसरी कहावत कही जाती थी बचपन में मुझे, जो मेरी माँ कहती थी कि जो न माने सयानों की सीख और ले खपरिया मांगे भीख। दूसरी चीज ये थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कुछ समझदार होते हैं 2-3 साल में, कुछ कुछ धीरे धीरे समझ में आती है 4 साल में, तो हमको माता पिता ही हमारे प्रथम गुरु होते हैं। अब तो तिफल सीधे केजी और किंडरगार्टन जैसे स्कूलों में चले जा रहे हैं, और ये आप जानते हैं किस तरह। तो समय का सदुपयोग, ये आज अनुशासन के लिए मैं अब मेरे विचार से कह सकता हूं कि आज ये समय की सबसे प्रथम मांग हो सकती है। यदि 2-3 मांगे और भी है समय के सदुपयोग के साथ, कि बाल्य जीवन में जो है बच्चा बहुत कुछ प्रकृति से सीखता है, और आज वो जो हम लोगों के पास जो टाइम स्टैंड एंड स्टेयर का रहा करता था, हम घूमते थे जंगल पहाड़ या आसपास जो पर्यावरण हुआ करता था, आम के पेड़ या अमराई हुआ करती थी। मेरे ख्याल से इसमें से एक हमारे बिहार से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं हजारीबाग का नाम ही हजारों आम के पेड़ों के कारण है। तो ये जो, या किस तरह हम पंछियों को डालियों पे फुदकते हुए देखा करते थे, कोयल की कूक सुना करते थे। अब ये सब चीजें वर्तमान में कितने बच्चों को उपलब्ध है, ये तो एक मैं अंदाज से कह सकता हूँ बमुश्किल 30-40% बच्चे इस चीज को अनुभव कर रहे हैं। तो जो शांति और सुखमय जीवन हुआ करता था बच्चों का, जिनमें वो बुजुर्गों की बातें या गुणी व्यक्तियों की बातें सुना करते थे, और या उनके शिक्षक बताते थे, कई बार शिक्षक 4 बजे सुबह उठ के उनकी पढ़ाई के ऑब्जर्वेशन पे जाते थे। इन सारी बातों ने, पहला समय का अनुशासन और दूसरा शांति और सुखमय जीवन, इन दोनों चीजों ने उसकी एकाग्रता में कमी ला दी। जब जिस समय भी किसी विद्यार्थी या कम उम्र या कमजोर मस्तिष्क वाले बालक में एकाग्रता की कमी होती है तो उसमें चंचलता विकसित होती है, और चंचलता की तुलना में फिर उसी मिट्टी के घड़े से कर देता हूं, अगर पानी ज्यादा मिल जाए तो वो बेशेप खड़ा हो जाता है। हम में से कुछ के साथ हुआ होगा, कुछ के साथ समय से परिवर्तन आ गया होगा, वापस शेप में आ गए होंगे। शायद मेरा ये वाक्यांश बीच बीच में चलते रहेगा। अनुशासन में एकाग्रता भी एक पार्ट इस हिसाब से होती है वर्तमान में, या हमारे कई ऐतिहासिक पार्ट, कई ऐसे ऐतिहासिक हीरो भरे हुए हैं, जैसे ध्रुव, एकलव्य, अर्जुन। हम जानते हैं ध्रुव के पिता जो थे वो एकदम नास्तिक थे, लेकिन ध्रुव ने ईश्वर का नाम लिया और वो जो धार्मिक पात्र उसमें प्रसिद्ध हो गया। एकलव्य को देखें, जिन्होंने कभी गुरु के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन उनको मालूम था कि गुरु द्रोण धनुर्विद्या के आचार्य हुआ करते हैं। उन्होंने बस गए, कहा गुरुदेव मुझे सीखना है। गुरु ने कहा नहीं मैं नहीं सिखा सकता। घर आए, ध्यान किया, एकाग्रता लाई, कंसंट्रेशन किया, शांति से मनन किया, जंगल में बना लिया पुतला और सीख लिया आवाज पे बाण चलाना। अर्जुन का उदाहरण है कि जब गुरु द्रोण ने पूछा क्या देख रहे हो, तो कोई बोल रहा पैर देख रहा हूं, कोई बोल रहा पंख देख रहा हूं। केवल अर्जुन ने कहा मैं आंख देख रहा हूं। नतीजा एकाग्रता, लक्ष्य और शांति पूर्वक वो देख रहा था। ये तीन ही चीजें अनुशासन में
मैं सोचता हूँ ऐसे और भी चीजें होंगी, हो सकता है कुछ गुणीजन मेरे विचारों से ताल्लुक ना रखे, सहमत ना हो, परंतु फिर भी ये 3 चीजें तो मैं जानता हूँ कि अनुशासित होने के लिए काफ़ी अहम रोल अदा करती किसी व्यक्तित्व के विकास में। और भी बातें हो सकती है। एक ताज़ा-ताज़ा उदाहरण मैं एकाग्रता का देख रहा हूँ, जिसके कि पीछे इस समय काफ़ी फॉलोअर्स हैं। मैं एक दिन समाचार देख रहा था, एक नाम आता वैभव सूर्यवंशी का। आप सभी ने स्क्रीन पे उसका फेस देखा होगा। एकदम कूल फेस, एकदम काम, शांत। यानी आप सोचिए कि जब वो उसकी टीम हारने लगी तो वो बरबस अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और अश्रु के रूप में वो भावनाएं प्रवाहित हो गई, जिसे करोड़ों लोगों ने टीवी पे देखा, कुछ इंस्टाग्राम और उस पे मैंने सुना है कि उस पे लाइक किया है। मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं हूँ, इसलिए मैं इस बात को दावे से नहीं कह सकता कि ऐसा हुआ। जब हम इन व्यक्तित्वों के मानसिक स्थितियों का, हर व्यक्ति अपने आप में एक छोटा-मोटा मनोवैज्ञानिक होता है, तो इनका अध्ययन करें तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हम देखते हैं कि ये लोग जब भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बहुत कूल होके कर रहे हैं, अनुशासित होके कर रहे हैं, एकाग्रता से कर रहे हैं और किसी चीज़ को बड़े शांति से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उसके बाद एक मुकाम पे हासिल हो रहे हैं। वो मुकाम क्या है? वो मुकाम है चरित्र निर्माण। जैसे वो एक आज बहुत बेस्ट क्रिकेटर हो गया है, एक एक आवाज पे बाण चलाने वाला व्यक्तित्व हो गया है, एक श्रेष्ठ धनुर्धर हो गया है। तो कहीं न कहीं इन्होंने अपने लाइफ में अनुशासन को बड़ी गंभीरता से लिया। नतीजा, कोई श्रेष्ठ धनुर्धर, कोई श्रेष्ठ क्रिकेटर, कोई किसी को क्रिकेट का भगवान कह दिया गया। तो ये एक चीज़ चरित्र निर्माण में बहुत आवश्यक है उनकी जीवन में। और इन लोगों ने कहीं न कहीं बहुत त्याग किया है। अनुशासन का एक और गुण है, वो त्याग चाहता है। कई बार ये होता है कि एक व्यक्ति जो अच्छे मार्ग पे चल रहा है, उसे खींचने वाले कई लोग रहते हैं और वो कुछ लोग बहक जाते हैं, कुछ लोग बहक के संभल जाते हैं, कुछ लोग बहक के संभल नहीं पाते हैं। लेकिन जिसके जीवन में थोड़ा बहुत भी अनुशासन का प्रभाव है, वो कहीं न कहीं गिर के फिर उड़ जाता है। कहा गया है ना एक शेर कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। ऐसा कुछ शेर है, मुझे इस वक़्त तो याद नहीं आ रहा। तो अनुशासन कहीं न कहीं हमको समाज में सम्मान के भाव सिखाता है। समाज में चरित्र निर्माण तो बताता ही है और एक ऐसे समाज के निर्माण में हमारे योगदान को प्रतिपादित करता है या एक उदाहरण स्थापित करता है, जो कि निरंतर नए नैतिक प्रतिमान स्थापित करने वाला होता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आप कल्पना कीजिए कि बाल्य जीवन में अगर मनुष्य को इस तरह का अनुशासन ना मिले तो क्या होगा? और क्या मिले अगर ये अनुशासन मिलता है तो क्या होगा? बाल्य जीवन में ये अनुशासन एक रेनफोर्स कंक्रीट की तरह होता है, जो कि बल सिखाता है, झुकना सिखाता है, आघात सहना सिखाता है, संघर्ष सिखाता है। मतलब अनुशासन, मुझे ऐसा लगता है कि सातों महासागर का समस्त जल को मिला दिया जाए और एक तरफ अनुशासन रखा जाए, तो शायद अनुशासन का पलड़ा ही भारी आएगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि मेरी बात से
आप लोग सहमत हो। जीवन में भारी झुकाव खिंचाव बल वही व्यक्ति सहन कर सकता है जिसने की संघर्ष किया है, और अनुशासन का एक पक्ष संघर्ष भी होता है। आप देखिए जितने भी बड़े व्यक्तित्व हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने हार्ड स्ट्रगल किया है। इस संबंध में मुझे हमारे एक पूर्व राष्ट्रपति महोदय बरबस मेरे जहन में आ रहे, डॉक्टर एपीजे कलाम साहब। कहीं मैंने उनकी बायोग्राफी में पढ़ा था। हाँ, किसी ने, ममता सिंह जी ने एक उस शेर को पूरा किया। थैंक यू ममता जी। एपीजे कलाम साहब का बचपन में पढ़ रहा, कहीं उनकी बायोग्राफी में थोड़ा बहुत याद आया, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि वो पेपर बांटते थे और मेहनती थे, ईमानदार थे, ऑनेस्ट थे, सारी चर्चाएं। आज हम उनको एक व्यक्तित्व के रूप में देख रहे हैं, और देखिए उनका जीवन का जो उनकी इस नश्वर देह है उसको आज्ञा भी कहाँ हुई। उसी शिक्षा, उसी ज्ञान, उसी का त्याग करते हुए उनको उस परम पद को प्राप्त। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे अनुशासित व्यक्ति का जो जीवन है वो हम समाज के लिए प्रेरणा है। एक कहानी और याद आ रही, गैर अनुशासन पे से, शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुनी होगी। एक गांव में एक मुखिया सोचता है कि चलो लोगों में कितनी ईमानदारी है, इसे चेक कर लिया जाए। गांव में एक कढ़ाई रख दी जाती है, कहा जाता है कि सब अपने घर से एक गिलास दूध लेके आएंगे और उस कढ़ाई में डालेंगे। सभी लोग अपने अपने तरह से चिंतन करते हैं, पर सबके चिंतन का स्वरूप एक ही रहता है, यार वो बगल वाला तो डालने वाला है, मैं क्यों दूध ले जाऊं, तो पानी डाल देता हूं। नतीजा ये होता है कि उस कढ़ाई में दूध नाम मात्र का भी नहीं रह जाता। इसी तरह का एक डायलॉग और था कि भाई भगत सिंह पैदा हो तो दूसरे घर में वो मेरा बेटा क्यों भगत सिंह बने। तो ऐसी कुछ बातें होती है जो कि समाज में विचलित करने वाली होती है, लेकिन ऐसी बातों की संख्या कम है। हमने देखा हमारे करिकुलम में भी कुछ ऐसे चीजें समाविष्ट शामिल की गई हैं कि जो हमेशा प्रेरणादायक रहती है। इस संघर्ष के ऊपर से एक, मुझे याद है कि श्यामल जी एक बार मेरे स्कूल में आए थे और संघर्ष की बात निकली, तो मैंने उस समय गुरु भक्त अरुणी की एक कहानी सुनाई थी। आज आप लोगों को भी बताना चाह रहा हूं। वैसे अधिकांश लोगों ने सुन रखी है कहानी। उसका जीस्ट यही है कि खेत में बारिश के कारण मेड़ बहने लगती है, गुरुजी की आज्ञा रहती है कि भाई मेड़ ना टूट पाए। बाकी साथी प्रयास करते हैं पर मिट्टी का बहना निरंतर जारी रहता है, और थक के बाकी विद्यार्थी लौट आते हैं। लेकिन अरुणी जब पानी रोकने में नाकाम रहता तो मेड़ पे खुद ही अपने आप को आड़ा कर लेता है, कोशिश करता है कि खेत की मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी ना बहे। शाम को गुरु की चिंता बढ़ती है कि भाई एक बच्चा क्यों नहीं आया। ढूंढने निकलते तो अरुणी की अवस्था देखते हैं, सभी उस कहानी से परिचित। तो कहीं ना कहीं गुरु शिष्य के बीच में एक अनुशासित रिश्ता था। अरुणी की कहीं ना कहीं गुरु भक्ति थी, गुरु का भी कहीं ना कहीं शिष्य के प्रति प्रेम था। इन दोनों चीजों ने अरुणी को एक, अरुणी के व्यक्तित्व के एक नाम दिया, गुरु भक्त अरुणी। काफी पुरानी कथा है, बचपन में पढ़ा था मैं, मुझे कुछ किस्मत भी हो रही। एक जो मैंने पूर्व में कथा कही दूध वाली,
और कुछ एक बाद में कही है। दोनों कथाओं में एक विरोधाभासी विचार पैदा होती है कि भाई अनुशासन को कुछ लोग एक बंधन के रूप में लेते हैं। अरे यार, ये रूढ़ियां, परंपराएं, ये सब ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं और ये अभी नहीं चल रहा है। बहुत प्रोफेशनल लाइफ हो गया है, इतने आदर्श और ये सिद्धांत ये ठीक ठाक नहीं है, ऐसा मानते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जीवन के मूल आयाम हैं, मूल सिद्धांत हैं। हाँ, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता तो इनको पकड़े कैसे? बात वही आती, अनुशासन, फॉलो अप, इम्प्लीमेंट इट, तभी एक मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं। जैसे कि चाइल्ड केयर फेडरेशन का भी एक गोल है, मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं जो सेव द चाइल्ड, नॉट ओनली सेव द चाइल्ड, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हमको सेव करना है। शायद ये आपका उद्देश्य हो, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्वेंटेड नहीं हूँ चाइल्ड केयर फेडरेशन के गतिविधियों से। फर्स्ट टाइम मैं आपके सेमिनार में जुड़ा हूँ। कई बार ये होता है कि लोग टालते हैं कामों को। अरे यार, अभी मैं नहीं करता, बाद में कर लूंगा। जो काम अभी जरूरी है उसको अभी हम कर लेंगे तो हम राजा कहलाएंगे। उससे हमको कोई तनाव नहीं होने का, और उस काम के होने के बाद हम रिलैक्स महसूस करेंगे। ये सारी बातें मैं अपने बच्चों को बताते रहता हूँ, जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्लीज, बहुत सामान्य बात मैं कर रहा हूँ, जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स से करता हूँ। मैं एक्चुअली अपने जो भावनात्मक विचार है उसको शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग शायद मेरी इन बातों को सामान्य सामान्य ही बातें हैं वैसे ही लेना है। तो हमारी इच्छा न होते हुए भी अगर हम उस काम को करते हैं तो हमारी वो डिसिप्लिनरी हैबिट को डेवलप करता है, बढ़ाता है। यदि हमारी आदत है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेट हो गया था आज, मेरा कोशिश था कि मैं 7 को 2 कम पे ज्वाइन हो जाऊंगा, पर कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो मैं ज्वाइन नहीं हो पाया। तो हमारी डिसिप्लिनरी हैबिट को बढ़ाता है और वही चीज हमें खुश रखती, वही तंदुरुस्त रखती है। ये इस चीज को मैं कैसे बयां करूं शब्दों में तो मैं नहीं बता सकता। शायद मेरा फेस कह रहा होगा कि अनुशासित जीवन कैसे जीवन को सुखी रखता है। श्यामल भाई तो मुझे हमेशा देखते रहते हैं, तो वो जानते हैं, और भी जो मुझसे जुड़े लोग हैं, कि बचपन से मेरा लाइफ अनुशासित रहा है। हो सकता है मैं अपने लिए कुछ ज्यादा बात कह रहा हूं। तो अनुशासन एक ऐसी लाठी है जो आपको कमजोर समय में टेक टेक कर कदम आगे बढ़ाने में मदद करती है। मैंने आज के इस पूरे अपने टॉपिक में अनुशासन शब्द को ही ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अनुशासित जीवन में ही आदमी हेल्दी वेल्दी रहता है और प्रॉस्पेरस रहता है, ऐसा मेरा मानना है। शायद आप सभी लोग सहमत होंगे मेरी इस बात से। तो अनुशासन एक कमजोर समय की वो लाठी है जो आपको मदद करती है। कई बार होता है कि हम कमजोर परिस्थिति में हारते हैं, मानवीय प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, इसको हम नकार नहीं सकते। अधीर हो जाना, व्यग्र हो जाना, बड़ा एक स्वाभाविक मानवीय गुण है। लेकिन वो अधीरता, अगर हमें ये इल्म है कि ये सुख दुख आते जाते रहते हैं, सुख दुख भी अनुशासन का ही एक पार्ट। तो अगर ये आते जाते रहे तो हमारा जीवन बहुत गंभीर और शांत प्रवृत्ति का हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जीवन में अनुशासन ना हो
खैर इस प्रश्न में आने के पहले एक बात और कहना चाहूंगा। मैं जिस एरिया में काम किया हूँ, मैं 2010 से प्राचार्य संभाला था, 11 से एक एरिया में, छिंदवाड़ा जिले का स्लम्स एरिया था, जहाँ की प्राय रिक्शे वाले या जो पोर्टर रहते हैं, रैक पॉइंट पे काम कराने वाले हैं, या मतलब एकदम स्लम्स, आप समझ सकते हैं, हाथ ठिलिया वाले, इस तरह के लोगों के बच्चे वहां आते थे। वहां व्यभिचार भी काफी था। तो जब मैं गया तो बड़ा उस वातावरण बड़ा व्यथित हुआ कि यार ये बच्चों ने क्या गलती की। धीरे धीरे प्रीचिंग चालू की है, प्रीचिंग ही चल रही, वन सॉर्ट ऑफ प्रीचिंग इट इज व्हाट आई एम डूइंग नाउ। तो प्रीचिंग करता था, उनको बताता कि बेटा ऐसा है, वैसा है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। कई बच्चियां फिर खुल के बताती थी हमारी माँ पिता शराब पी लेते हैं। मैंने कहा उनको समझाया जाए, कुछ के घर गया। इस दरम्यान हमारे श्यामल भाई से पहले से ही मेरा परिचय था, पर वहां जाने के बाद एक दिन मैंने इनसे अपनी समस्या बताई, तो ये तैयार हो गए, और उसके बाद इनका रेगुलर आना जाना है मेरे स्कूल में रहा। और उसके बाद सर, सभी विद्वजन और विदुषियों में एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। पता नहीं, आज से 7-8 साल पहले मेरे मन में ये बात आई कि क्यों ना मैं थाने जाके एक फीडबैक तो लूं, डेटा तो कलेक्ट करूं कि ये 12-13 साल से 18 साल या 20 साल के बच्चों में जो नशा है या गलत आदतें, बीड़ी सिगरेट पीना या चोरी करना, अ, इस तरह की आदतों में क्या कमी है। तो मैंने पाया वो ग्राफ काफी कम था। यहाँ टीआई कुंडीपुरा एक लास्ट मनोज बघेल जी रहे, उसके पहले 1-2 टीआई अभी रहे, कोई शशि विश्वकर्मा मैडम रही, उनसे भी पूछते रहा। मैं फीडबैक लेता था कि मेरी बातें कितनी लोग ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों ने उन बातों को ग्रहण किया और उसके ग्राफ में कमी आई। यहीं से मुझे ख्याल आया कि यदि जीवन में अनुशासन ना हो तो क्या होगा है। और इसका एक मैंने आपके सामने अपने स्कूल का एक ज्वलंत उदाहरण रखा। फिर श्यामल भाई ने हमारे स्कूल में कुछ विधिक सहायता शिविर भी आयोजित करवाए, रेड क्रॉस के माध्यम से कुछ कैंप्स आयोजित करवाए। ये काफी सोशल एक्टिविटी में रहते हैं, मुझसे ज्यादा आप सभी लोग इनकी इन गतिविधियों को जानते हैं। तो कुछ हद तक हम सफल हुए। जो बात मैं कह रहा था, जीवन में अनुशासन ना हो तो क्या होता है, तो जब मैं गया था वहां शुरुआत में, तो मैं देखा छोटे छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट पीते थे, कुछ नशे का कोई पेस्ट टेस्ट आता उसको सूंघ के पड़े रहते थे। लड़के लड़कियां अ, बहुत से ऐसे कामों में लिप्त थे जिनको हम ऐसे स्क्रीन पे शेयर करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। इसके अलावा चोरी में भी बच्चे थे, कुछ गुंडागर्दी, मार पिटाई करते थे, चाकूबाजी, छुरेबाजी, ये सब होती थी। तो यदि मैंने ये पाया कि अगर माता पिता में ही उनके अनुशासन नहीं था, क्षेत्र में जो समाज है उसमें अनुशासन नहीं था, या एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं था, अनुशासन शब्द मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी जगह कहें कि वहां पे ऐसे संस्कार नहीं थे। अनुशासन इज वन सॉर्ट ऑफ संस्कार। तो वो ना होने की वजह से मैंने ये पाया कि मैं अपनी बात को फिर जल्दी से सम अप कर लूंगा, शायद कुछ स्लो चल रहा हूँ और धीमे चल रहा हूँ। तो वो ये सब चीजें हुई है, और फिर ऐसा समाज था वहां का। लेकिन वहीं से दूर मैं अगर उत्कृष्ट विद्यालय एमएलबी में देखूं तो वहां एक बड़ा उन्नत समाज, और हमेशा वो मुझे पीड़ा देता था कि हे प्रभु, मैं कैसे अपनी तनख्वाह के साथ जस्टिफाई करूं इन बच्चों को, क्योंकि हमेशा मैं इस सिद्धांत पे जिया। तो ये चीजें मुझे अंदर से बड़ा आंदोलित करती थी, पीड़ित करती थी। कहीं ना कहीं अभी मेरा चेहरा भी वो आप लोगों को बयां कर रहा होगा, मेरी उस
दर्द। और मैंने ये देखा कि एक छोटा सा एरिया जब खराब होता है, आप कल्पना कीजिए कि जहां पर संस्कार ना हो और ये सब चीजें ना हो। सर मैं 7-8 मिनट और बोल सकता हूँ, फिर मैं समाप्त कर लूंगा क्योंकि टाइम भी अभी है अभी सर टाइम, 15 मिनट आप बोल सकते हैं। 15 मिनट, तो मैं 7-8 मिनट में समाप्त कर लूंगा सर, चलिए, जी है ना। जी। तो आप कल्पना कीजिए कि एक समाज है, छोटा सा मोहल्ला है, अब वहां से आप बढ़ते जाइए, एक गांव, एक शहर, एक राज्य, एक देश। ऐसे विश्व में कई देश है, एक आध देश का मैं नाम नहीं ले सकता डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वहां की तो व्यवस्था ही मादक पदार्थ पे चल रही थी, वहां की अर्थव्यवस्था आप सभी ने समाचारों में देखा। एक ऐसा देश है वहां की अर्थव्यवस्था लूटपाट पे चल रही थी, जहाज के जहाज लूट लेते थे। आप सोचिए कि वहां पे क्या स्थितियां होगी, सामाजिक जीवन कैसा समाज होगा, वहां का बर्बर समाज होगा। वहां बेटियां बहनें कैसे अपने जीवन को सुरक्षित महसूस कर पाती होगी, या कैसा वहां का जो कमजोर मस्तिष्क, बाल मस्तिष्क है, वो किन आघातों को झेलता होगा। शायद आपने एक रॉक स्टार माइकल जैक्सन का भी बचपन सुना होगा, या फुटबॉल के जादूगर पेले का भी बचपन सुना होगा कि कैसे बीता। या हम ऐसे हजारों उदाहरण है सर, ये तो एक लंबा विषय है। आप सोचिए कि एक 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 बूंद से घड़ा भरता है जिसको कहा जाता है, तो एक एक इकाई बहुत महत्वपूर्ण है। और बार बार मैं शायद दोबारा चाइल्ड केयर फाउंडेशन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़ा आभार बीच में ही व्यक्त कर रहा हूँ कि आप लोग बच्चों के उस कोमल मस्तिष्क को पोषित करने के लिए बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि भगीरथ काम होना, भगीरथ कार्य, भगीरथ प्रयास करना, वो कर रहे हैं। प्रश्न आता है कि अब इन समस्याओं का हल क्या है, कैसे इन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। इन समस्याओं के लिए यह है कि बच्चों को, जैसा मैं करता था छोटे छोटे, उनको कुछ दैनिक प्लान दे देता था कि भाई आज ये करो, आज वो करो, घर में सफाई करो आसपास। और उसी समय हमारे देश में कुछ सफाई अभियान भी हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया था, तो बच्चों को बोलता था आसपास सफाई करो। अपना समय सोने जागने का आप निर्धारित करो, खाने पीने का समय निर्धारित करो। आजकल आप देख रहे हो कि देर रात तक बच्चों की रात होती है, और मैं उनको बोलता हूँ सूर्यवंशी बच्चे, जो सूर्योदय के पश्चात उठते हैं, मैं उनको सूर्यवंशी बच्चे कहता हूँ। और एक ही उदाहरण देखा तो सब बच्चे बोलते हैं सर आजकल समय ऐसा चल रहा है, रात को लोग 11 बजे सोते हैं। मैंने कहा नहीं, पंछी आज से 100 साल पहले भी शाम को घोंसले में चले जाते थे, आज भी जाते हैं। तो क्यों ना हम पंछियों जैसा अपना दैनिक जीवन का वर्क प्लान बनाए। एक और बड़ी समस्या जो मैं देख रहा हूँ टाइम टेबल मेंटेन नहीं होने में, वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसको मैंने थोड़ा सा समय दिया है कि मन मोबाइल देखने का है, लेकिन समय पढ़ाई का है। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो क्या होगा, मोबाइल तो बाद में भी देखा जा सकता है जब बोर हो जाओगे। तो डिजिटल वर्ल्ड ने भी आजकल बच्चों की एकाग्रता में, उनके किशोर वय को प्रभावित किया है। देखिए जब मस्तिष्क प्रभावित होता है तो सारी सिस्टम प्रभावित हो जाता है। एक और चीज आजकल के समय में हम देख रहे हैं, समय पर काम नहीं करना। अरे यार क्या कर लोगे। और एक उल्टी कहावत सुना देते हैं कि अभी तो जीना बर्थ हो। इस तरह की कुछ उल्टी बातें करते हैं, और इस तरह से बच्चों को ऑन द ट्रैक जाने से रोकने में कुछ ऐसे मददगार उनके मित्र सहायक होते हैं। तो ऐसे लोगों पे भी हमको ध्यान रखना जरूरी। इन सब बातों से एक और चीज मैं ये डिजिटल अवेयरनेस की बच्चों को बताते रहता हूँ कि जो आज जरूरी है। मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ सर, हो सकता है इसमें से आप सभी इन अनुभव से परिचित हो। आजकल मुफ्त की लिंक आती है, उन लिंक को बच्चे शेयर कर देते हैं कि इसमें इतना टॉक टाइम मिल रहा है, इतना ऐसा मिल रहा है। इन बातों से भी हमने उनको कंजर्व किया है, उनको सुरक्षित किया है।
तो ये भी मैं सोचता हूँ कि अनुशासित जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात को अब एक कंक्लूड करने जा रहा हूँ। वो इस प्रकार से, किसी ने कहा अनुशासन से ही देश महान बनता है। अब कैसे महान बनता है? तो हमारे सामने विश्व के ऐसे भी देशों के उदाहरण जिनकी अर्थव्यवस्था ही ड्रग्स और लूटपाट पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं अनुशासन को हम इन चीजों से विमुक्त नहीं कर सकते। आज जिस स्वच्छंद और स्वतंत्र वातावरण में मैं आपसे मुखातिब हूँ, या आप हम सब एक प्लेटफॉर्म पे विमर्श कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की सीमाओं की रक्षा जो हमारी सेना करती है, ये कहीं ना कहीं सेना का अनुशासन है। हम अनुशासन को कहीं भी जोड़ के देख लें साहब, ये ऐसा एक उत्प्रेरक शब्द है या उत्प्रेरक तत्व है जो कि जीवन के हर आयाम को प्रभावित करता है। चाहे मेहनत रहे, चाहे लक्ष्य प्राप्ति रहे, चाहे पद प्राप्ति रहे, चाहे प्रतिस्पर्धा में सफलता रहे, बिना अनुशासन के ये चीज संभव नहीं है। अनुशासित रहकर ही ध्रुव ध्रुव त्रारा हो गया, प्रहलाद भक्त प्रहलाद हो गया, कुछ जननायक हो गए, कुछ लोक नायक हो गए। अब समाज आपकी ओर एक अपेक्षा से देख रहा है, तो क्यों ना हम उस अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करें और अपने जीवन को अनुशासित करें। ये मेरी बातें उन कमजोर वह बच्चों के लिए हैं। तो आज आराम कीजिए और कल पछताइए, या आज खुद को तपाइए और कल दूसरों का जीवन रोशन कीजिए। इसी तरह हम जीवन में अनुशासन को लाते हुए न केवल अपना जीवन चमकदार बना सकते हैं, समाज को भी शाइनिंग स्थिति में ला सकते हैं। मेरी बात को मैं समाप्त कर रहा हूं इन 4 लाइनों के साथ कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी से ऊंचा हो मन जिसका, ध्रुव सा जिसका अटल लक्ष्य हो, दिनकर सा हो नियमित जीवन, उच्च विचार भार से जिसके, उच्च विचार भार से जिसके चरण मंद पढ़ते हो ऊपर, अंतर्दृष्टि बहुत व्यापक हो, भूमंडल हो जिसके भीतर, भूमंडल हो जिसके भीतर। यही चीजें व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना। मैं आयोजकों का और आप सभी सुधी श्रोताओं का साधुवाद करता हूं। जो प्रश्न हमारे इस सेशन का है, अब प्रश्न मंच के लिए मैं वापस माइक ऑर्गेनाइजर्स को देता हूं। थैंक यू। धन्यवाद सर, बड़ी अच्छी बातें कही। अनुशासित रहकर ही जन नायक या लोक नायक बना जा सकता है। छोटी छोटी बातों के माध्यम से आपने जो प्रबोधन किया है बच्चों के जीवन के लिए, वो बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपने कही है। और हम सब लोग जो बच्चों के साथ काम कर रहे थे लंबे अनुभव के बाद भी, तो हमारे लिए भी अनुशासन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन बच्चों के लिए है। तो अभी ये सत्र को ओपन करता हूं मैं। प्रश्न उत्तर के लिए रहेगा। जिसको भी प्रश्न करना हो हैंड रेज करके अपनी बात रखेंगे। आप प्रमोद मिश्रा जी, शायद बिटिया ने हैंड रेज किया, अपना प्रश्न रखो बेटा, माइक लो ऑन करके जी। नमस्कार सर, नेहा मिश्रा क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ। मुझे आज का लेक्चर बहुत पसंद आया। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि डिजिटल युग में जैसे हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बेटियों की क्या भूमिका है, जैसे वर्ष 14 से 18 तक की जो बेटियां हैं? इसका संक्षिप्त में एक जवाब यही बनता है कि विज्ञान चमत्कार भी है और अभिशाप भी। हाउ यू यूज द टेक्नोलॉजी, आप जानते हैं। जी। अब बेटियां उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके, थोड़ा सर समझा देते तो। देखिए ये समझाना इतना ही है कि जितनी भी जीवन में लालच वाली बातें रहती हैं,
वो बड़े जल्दी अट्रैक्ट करती है। और यदि वो अट्रैक्शन पे कंट्रोल रख लिया फिर कोई बात नहीं। क्लियर हो रही? जी ये और एक्सप्लेन करूं? नहीं, धन्यवाद सर। थैंक यू, वेलकम। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हो बेटा कि जैसे सर ने बोला, हमें मोबाइल का प्रयोग करना है, इसलिए करना है अनुशासित होकर, कोई चीज पढ़ाई के लिए करना है हमें, या उसको हमें टीवी देखने के लिए करना है। आप एक चीज गूगल पे सर्च करोगे, आपको 20 ऑप्शन वो दे देता है। हम अनुशासित रहकर उसमें से वही चीजें करें जो हमारे काम की है, तो इसलिए हमारे लिए वरदान है। नहीं तो विज्ञान तो अभिशाप है ही निश्चित रूप से। अगर क्योंकि समय खराब करना, एक बार हम रील देखना चालू कर देते हैं, घंटों चले जाते हैं, पता नहीं चलता है, हमारा कंसंट्रेशन खराब होता है, हमारा समय खराब होता है, और हम जिसकी रील देख रहे हैं उसको पैसे मिलते हैं, हमें कुछ नहीं मिलते। जी, लक्ष्मण सर ने हैंड रेज सर किया एक है। जी जी जस्ट ए मिनट, मैं आपका क्वेश्चन सुनता हूँ। सर ये रील के ऊपर से ये बात है, रील का मनोविज्ञान है कि आप लगातार 20 रील देख लें तो तीसरी या चौथी रील कौन सी देखें वो आपको याद नहीं रहेगी। एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा सब लोग। जी जी जी, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ठीक, धनंजय जी हैंड रेज कीजिए, बीच में माइक ऑन मत कीजिए। सबको मैं आपको ले लूंगा बीच में, एक बार दो लोग बोलेंगे तो आवाज गूंजने लगती है। लक्ष्मण सर अपना प्रश्न रखें। ओके सर। जी लक्ष्मण सर। नमस्ते किशन जी, नमस्कार सर। बहुत अच्छा तरीके से आपने समझाया। जी बच्चों को जो जो डेवलपमेंट के लिए जो करना है अंडर द विशेषण अनुशासन का अंदर ही करना चाहिए। सर। अनुशासन तो ये आपने बताया, संस्कार तो बहुत ही जरूरी है। जिसका पास संस्कार नहीं है उसको तो प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। Every child should have the guidance through the disciplinary system by the parents, by the teachers, by the elders, definitely. Without guiding the child, it is impossible to make the student be successful in any stream, I think. Otherwise, all the students will go astray, like they will start to use the drug, they will misuse the mobile, they will go under the trafficking, what not, dacoity, high seeking, what not. So guidance, it's a system, I think, discipline, the system, guiding system. My opinion, there should be must the अनुशासन रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है हम टीचर होके कोई टीचर स्टूडेंट को अच्छा तरीके से पिटाऊंगा, उसको अच्छा तरीके से मेरा लाभ करना, उसको प्यार करना है। उस लड़का को, वो चाइल्ड को मेरा जैसे चाइल्ड है ऐसे समझना है। नहीं तो यस कोई पेड एम्प्लॉय, कोई टीचर, कोई पेड ऑफिसर सिर्फ शासन करने के लिए गया, ये नहीं हो सकता है। मैकेनिकल, so here's the right under the rules regulations act, so it is only confined with the rules regulation, but the men should have the thought, manliness, humanity ground, the root of the causes due to the some poverty, some other factors may be involved. So अनुशासन रहना चाहिए, जितना सके इतना करने के लिए बच्चों को अनुमति देना चाहिए। तो there should be limited control, definite guiding systems। जैसे हमारा आर्मी का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, जैसे हमारा गेम स्पोर्ट्स प्लेयर कैसे बन रहा है, जैसे हमारा हाउस सिस्टम है, जो अनुशासन नहीं है, इट इज अ गाइडिंग डिसिप्लिनरी सिस्टम, आई थिंक। थैंक यू। धनंजय जी अपना प्रश्न रखें। धनंजय जी। कहने का अर्थ है सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा आपका सर, हरिशंकर सर का, और आप सेशन लिए अनुशासन पर। अनुशासन का तो सही बात है, बहुत महत्व है ये। लेकिन आज के दिन में सर एक क्वेश्चन यही है, हरिशंकर सर भी जान रहे हैं कि जो पहले साल 2 साल पहले जो केसेज आते थे, हम CWC में है सर, एज ए मेंबर, सर को बता दे रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि बच्चे का आज जो है मतलब
कि जिद्दीपन, जिद कि हमको आज जो 14 साल 12 साल की लड़कियां या लड़के का जिद ये होता है कि हमको यही करना है। वो 8th 9th में स्टूडेंट हैं। एक मिनट सर। हेलो। हाँ, जी धनंजय जी। आज आ रही सर आपकी। सर 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 सॉरी सर, 8th 9th में स्टूडेंट हैं, 6th 7th में स्टूडेंट हैं। आज उनको शादी की जल्दी पड़ी है, पढ़ाई की जल्दी नहीं पड़ी है। तो ये तो बात सही है कि मैंने बचपन से अनुशासन का या घर में संस्कार का जो भी चीज रहा हो, लेकिन अब क्या है कि अब इस स्थिति में कैसे उसको सुधार किया जाए। सर आप भी सुन रहे हैं, सर आप भी सुन रहे हैं, इसको कैसे सुधार किया जाए, क्योंकि जो केसेज आते हैं सर उसमें क्या है कि वो गार्जियन 13 साल जाने के लिए तैयार नहीं होती। अब उनको काउंसलिंग किया जाए, समझाया जाए तो फिर हो जाता है, बट बहुत सारे केसेज में ऐसा नहीं होता है। वो होता है कि 18 साल पूरा करेंगे फिर हम होम में रहेंगे, फिर शादी में चले जाएंगे, वो करेंगे। तो इस से पड़ा है, क्योंकि अगर ये चीज थोड़ा आवाज नहीं इंटरप्ट। आती, हाँ, मैं ऐसा समझता हूँ। सर आप अपना विचार देंगे दोनों सर। इनका कहना है सर कि 13-14 साल के लड़के लड़कियां शादी के लिए जल्दबाजी हाँ। करते हैं, तो इसको किस प्रकार से सुधारा जाए, क्योंकि ये उम्र नहीं है, कैसे डिसिप्लिन में जी इनको जी लाया जी, जाए। तो कैसे किया जाए, क्योंकि गार्जियन से भी उनका सुनना नहीं है, कुछ नहीं करना। बिल्कुल। देखिए, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, काउंसलिंग। जी हाँ, वो सर जिन्होंने क्वेश्चन राइज किया जी जी उन्होंने काउंसलिंग किया, क्योंकि देखिए वो ऐसा एक उम्र है जिसमें हमारे शरीर में केमिकल चेंजेस होते हैं, जी 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 और नेचुरली वो एक अट्रैक्शन रहता है। उस उम्र का ही वो एक तकाजा है कह लें, या वो हमको वो जिसको कहते हैं सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। जी उसका सर। एक ही इलाज है काउंसलिंग। और उसके लिए कई बार माता पिता से, कई बार बहुत बार उनके साथ सेटिंग करके, हाँ क्योंकि वो ऐसी उम्र है जिसमें सख्ती नहीं की जा सकती। दैट इज नॉट द, हम बहुत हार्शी बिहेवियर उनके साथ नहीं कर सकते। लेकिन इधर सर केवल 2 साल 4 साल में इधर बहुत इंक्रीज किया है सर, बहुत इंक्रीज किया है, मतलब केसेस खास के प्रेम प्रसंग और ये सब मामला में। तो आपका कौन कहना कौन सही से शब्द है, किस। लेकिन उसके पहले हाँ, ये सब नौबत आने के धनंजय जी, पहले। धनंजय जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। मुझे जी लगता जी है कि अगर हम 12 साल 13 साल में बच्चों को सुधारने जाएंगे या समझाने जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। बचपन से ही जी संस्कार और जी डिसिप्लिन की बात हमें करनी पड़ेगी। अब हो क्या रहा है कि माँ बाप अगर बच्चा खाना नहीं खाता है तो मोबाइल पकड़ा देते हैं उसको, टीवी चला जी देते हैं जी उसको, कार्टून चला देते हैं उसको, जिद को पूरी करने के लिए। सिंगल चाइल्ड होता है, पहले 2 बच्चे 3 बच्चे होते थे, पिटते भी थे, मार भी खाते थे। आज आप बच्चे को, बहुत सारे ऐसे जी कानून है कि आप जोर से डांट नहीं सकते हैं बच्चों को। तो बच्चों में सहन हाँ शक्ति हाँ से हाँ लेकर के टेम्परामेंट से लेके हर चीज एकदम एक अलग डायमेंशन में जा रही है। तो जैसा सर ने एकदम। हाँ बताया, बच्चे को बताओ। डिसिप्लिन आपको बचपन से ही डालना पड़ेगा, उसके अंदर पहली कक्षा, पहली साल, दूसरी साल से इनकलकेट करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको अगर लग रहा है कि 12 साल 13 साल में हम उसको कुछ बहुत ज्यादा कर पाएंगे, तो मेरे विचार से वो एक एज ऐसी है इसमें बहुत ज्यादा कर सकते हैं, असंभव नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर, किशोर सर। जी सर 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 सर। हाँ, अभी अगर हम अपने देश का बर्थ रेट देखें तो इट इज बिलो 1.87 के करीब करीब है। जी सर सर और सर। और एक कहीं मैंने पढ़ा था, 6 पेरेंट सिंड्रोम। 6 पेरेंट सिंड्रोम एक नई बीमारी नहीं कह सकते, एक मानसिक स्थिति आ गई है कि एक बच्चा रहता है, माता पिता, एक बच्चे के आसपास माता पिता, दादा दादी और नाना नानी के अलावा कोई नहीं रहते। ये बात सही। अब ऐसी स्थिति में वो बोलता है कि आप ये दिन को दिन कहो, रात कहो। तो अगर माँ बाप बोले नहीं अभी दिन है, तो दादा दादी बोलेंगे रात है। बच्चा बोल रहा ना, बच्चा है, समझा दो। हम्म।
तो थोड़ा सा हम उसको वर्चुअल एनवायरनमेंट दे रहे उसके डेवलपमेंट के लिए। सर उससे उससे बचाव करना है, हालांकि ये तो एक लंबा विषय है बातचीत के लिए, बहुत सर लंबा। ये बड़ा सर अपने आप में एक विषय है। काउंसलिंग को लेकर के एक सेशन रखते हैं हम, बच्चों को खास हाँ करके एडोलेसेंट काउंसलिंग को लेकर के। मैं भी जी नेक्स्ट जी वीक जी में बात करता हूँ अगर किसी से होती है तो मैं अगले ये प्रश्न की तरफ में चलूं। ब्रिजेश भाई का प्रश्न ले, उसके पहले जी सर एक सूचना है थोड़ी सी जो आप सबके जी समक्ष रखना है। धनंजय जी अपना माइक बंद कर लें प्लीज। जी, तो नवीन सर जुड़े हैं, चले गए नवीन जी? हाँ ठीक है। तो सर आप लोग जो खासकर नवीन जी, खुरानिया जी, श्यामल राव जी भाई साहब, ब्रजेश जी और राकेश भाई साहब भी दिख रहे हैं, तो एक ऐसी योजना बन रही है कि चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का एक वार्षिक कैलेंडर बनना चाहिए। वार्षिक कैलेंडर कैसे होना चाहिए? जैसे मान लीजिए बाल दिवस आता है, हम दिसंबर में मनाते हैं, 25, 26, 27 जो भी मनाते हैं, या जैसे हम बाल विवाह अक्षय तृतीया पे बाल विवाह निषेध दिवस के रूप में कर सकते हैं क्या? बाल श्रम प्रतिषेध दिवस ऑलरेडी है हमारे पास, संस्कारों को लेके विधिक साक्षरता दिवस। तो इस तरह का पूरे साल भर का एक कैलेंडर हमारे 25, 30 या 50 जो भी तिथियां निकल के आती हैं, तो उन तिथियों के आसपास उससे जुड़े हुए विषयों पर हम बात कर सकते हैं। कुछ फिजिकल कार्यक्रम भी कर सकते हैं और कुछ वर्चुअल कार्यक्रम भी कर सकते हैं। तो आप सबसे आग्रह रहेगा कि मुझे माह वाइज जो भी एक एक दो दो विषय आपको लगता है, खासकर नवीन सर थोड़े एक्टिव ज्यादा हैं, उनको ज्ञान भी है इन सब चीजों का, तो आपसे अपेक्षा करता हूं मैं कि आप मुझे कुछ दे दें। राकेश भाई साहब अपने अनुभव से, ब्रजेश भाई साहब, ये सब लोग मिलकर मुझे 10-10, 5-5 तिथियां दे दें, तो पूरे साल का एक कैलेंडर हम बनाएं और उस कैलेंडर के अनुसार हम विषयों का चयन करके आगे बढ़े। जी, अब ब्रजेश जी अपना प्रश्न रखें, फिर हम नवीन सर की तरफ चलेंगे। ब्रजेश भाई अपना प्रश्न रखें। प्रणाम सर, मैं ब्रजेश कुमार गुप्ता सिवान बिहार से हूँ। काफी अच्छा लगा सर। मेरा प्रश्न है, संस्थागत शासकीय जी विद्यालय, आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र जी अगर आवाज उठाता है कोई समस्या को लेकर, जी उसको अनुशासनहीनता का नाम देकर जी उसको निष्कासित कर दिया जाता है, तो क्या एक पिता अपने पुत्र को शिक्षा से वंचित कर सकता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अगर कोई अव्यवस्था है और उसके इसको अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना नहीं कहते, अव्यवस्था को इंगित कर रहा है। अब ये तो एक बड़े मस्तिष्क वाले व्यक्ति के सोच का अंतर है कि वो उसे कैसे लेता है। ठीक है, आपकी गलती बताई गई है, आपको अवगत कराया गया है कि ये अव्यवस्था है, इसको सुधार। तो समरथ को नहीं दोष गोसाई भी एक तरफ कहा गया है, और दूसरी तरफ यह है कि हम इस तरह से परिणाम दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज के समय में ये सब चीजें बड़ी जल्दी एक्सपोज हो जाती है। कुछ दिन पहले मैं समाचार में देख रहा था, एक महिला प्रिंसिपल ने किसी बच्चे के साथ बहुत मिसबिहेव किया। देखिए, डिजिटल वर्ल्ड है साहब, राजेश जी, ये डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें बहुत चीजें वो पुराने जमाने में गए कि दादी माँ के पिटारे में क्या रखा है, हम नहीं देख पाते थे। अब तो दादी माँ का पिटारा भी ओपन है इस प्लेटफॉर्म पे। तो वो प्रिंसिपल मैडम को शायद बिहार या यूपी या झारखंड की किसी राज्य की बात है, मेरे को याद नहीं आ रहा। मेरठ साइड का मामला है। हाँ, तो प्रिंसिपल को माफी मांगनी पड़ी थी। देखिए, मिसबिहेव अगर बड़ा भी कर रहा है तो माफी मांगने में मैं नहीं सोचता हूँ कि व्यक्तित्व घटता है। सर कई आपकी बार आवाज ऐसे नहीं आ रही। तो उसको चलिए। जी, उसको इश्यू बना के उस मुद्दे को और भपकाना नहीं चाहिए, उसको और ज्वलनशील नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और वैसे भी घर में छोटे भाई को जो बड़ा भाई रहा उसको माँ बाप यही बोलते थे, तुम बड़े हो, तुम समझदारी रखो। शायद मेरा उत्तर मिल गया होगा आपको। सर वो तो ठीक है, लेकिन वर्तमान जे गायत्री एक्ट जी का आपने है। माइक। सर एक मिनट, चूंकि हम लोग आपस में विमर्श कर रहे हैं, बच्चों पे प्राथमिकी दर्ज हो गई है, मामला आ गया है जेजेबी के पास।
देखिए ये और अब मैंने तो विद्यालय बहुत ही ब्रजेश एक जी आपकी आवाज विकट चली गई। स्थिति हो जाती है। ब्रजेश जी, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, बहुत वो विकट आपने स्थिति बताया हो कि जाती है। बच्चों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है, आपने जी यही कहा है ना। जी देखिए अभी मैं तो आपसे लगभग 1100 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। जी अगर एफआईआर लॉन्च हुई है तो ऐसा क्या घटना हो गई है, बिहाइंड द कर्टेन क्या है मुझे नहीं मालूम है, इसलिए उस पे मैं अपना कोई ओपिनियन दूं ये उचित नहीं है। पर फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपने जैसा मुझे बताया कि बच्चों ने अव्यवस्था के खिलाफ प्रबंधन की शिकायत की, अब उसमें कैसा बिहेव हुआ है, बिहेव की अगर एफआईआर हुई है कि अव्यवस्था के होने के बावजूद बच्चों के खिलाफ हो गई है, ये अभी एकदम ये सब चीजें इस प्लेटफॉर्म पे उस पे कोई मैं अपना स्पष्ट ओपिनियन दूं ये सर। सर मैं इसमें उचित नहीं समझता। जे एक कहता है कि किसी भी बच्चे को हम स्टिग्मा नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, तो ये इसमें अनुशासन जी सर। नहीं नहीं, इसमें दो प्रावधान है। अगर हम जेजे एक्ट की बात करें तो नियम 8 के तहत एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है अगर हीनियस क्राइम नहीं है तो बच्ची के खिलाफ। तो इस पे अगर किसी पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज की है तो आपके हाथ में है, इमीडिएटली क्वेश्चन कर सकता है बोर्ड और उससे कारण बताओ नोटिस भी पूछ सकता है कि आपने क्यों एफआईआर दर्ज की है। ऐसा प्रोसीडिंग चल रही है सर। जी, दूसरी चीज सेक्शन 24 के तहत रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन की बात हम जब करते हैं, उसके तहत बच्चे के प्रिंसिपल को आप सीधे आदेशित कर सकते हैं कि बच्चे को आप स्कूल से निष्कासित नहीं कर सकते, आपके खिलाफ एफआईआर की जा सकती है। रीजन चेंज कर दिया गया है जी, ट्रांसफर आप दोनों ही करके। जी। कमल सेमवाल जी ने हैंड रेज किया है। सहवाल जी, थोड़ा अपना परिचय भी दीजिएगा, आप सर कहाँ से हैं? मैं सर परिचय दे देता हूँ। ये मेरे मित्र हैं और प्रयागराज हाई कोर्ट में हाँ प्रैक्टिस करते हैं और बीएचयू के हमारे साथी हैं। अब बहुत बड़े ही बढ़िया, तो अपना इस प्रश्न रखिए बिंदु। कमल जी। जी जी। कमल सर, हाँ सर। सर हाँ अपना सर। दीजिए परिचय अब। नमस्कार कमल सर। आवाज आ रही है? जी आ रही है नमस्कार सर, सर। नमस्कार सर। आवाज आ रही है?